दुनिया में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स रह चुके हैं जिन्होंने दावा करके ये साबित किया है कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया अब भी इन डॉक्टर्स के नाम तक से वाकिफ नहीं है, क्योंकि इनमें से कईयों को मार दिया गया और कुछ को कई तरह के केसेस और ट्रायल्स में फंसाकर बदनाम कर दिया गया, ताकि कैंसर के नाम पे जो ये बिजनेस अब तक चलता आया है वो चलता रहे। अब वो डॉक्टर्स कौन थे और क्यों उनके इलाज को दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया, ये जानने के लिए शायद आज आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। डॉक्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्या होती हैं। तो ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि अलग अलग तरह की बीमारियों के ऊपर रिसर्च करके उन बीमारियों के लिए मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ बनाया करती हैं और इन्हें मार्केट में बेचा करती हैं। लेकिन अब तक दुनिया की किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कैंसर का एक भी इलाज नहीं है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अकेले सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को दी जाने वाली दवाइयाँ बनाकर इन कंपनीज़ को हर साल $160 बिलियन का फ़ायदा होता है। काफ़ी सारे थ्योरीज का कहना है कि ये कंपनीज जानबूझकर कैंसर पेशेंट्स के लिए बेअसर दवाइयाँ बनाया करती हैं ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा हमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के साथ भी देखने को मिलता है। वैक्सीन्स क्या होते हैं? ये वो एंटीजेनिक सब्सटेंस हैं जिसे ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है, बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे पोलियो वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें दुनिया की किसी ऐसी कंट्री का जहाँ पर इन वैक्सीन्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हो, तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में इन वैक्सीन्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में हर एक बच्चे को 1 साल की उम्र का होने से पहले ही 7 तरह के वैक्सीन्स के 26 डोज दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका उन कंट्रीज़ में शामिल है जहां बच्चे पैदा होने के कुछ ही महीनों में अलग अलग बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। अब लोगों का सवाल ये है कि जब अमेरिका में बच्चों को इतने सारे वैक्सीन दिए जाते हैं तो फिर क्यों वहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं? इससे ये बात साफ जाहिर है कि उन वैक्सीन की वजह से ही बच्चों की मौत हो रही है। और इस बात का सबूत ये भी है कि अमेरिका में इतने सारे वैक्सीन का इस्तेमाल होता है, फिर भी अमेरिका उन देशों में शामिल है जहाँ लोगों में कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन कंट्रीज़ में वैक्सीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उन सभी कंट्रीज़ के लोगों में कैंसर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड। और आपको पता है अमेरिका में 1986 में कानून बनाया गया था जिसका नाम था चाइल्डहुड वैक्सीन इंजरी एक्ट, जिसके मुताबिक अगर किसी भी वैक्सीन की वजह से आपके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचता है या उस वैक्सीन की वजह से उसकी मौत हो जाती है तो इसके लिए उस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अब इस कानून की वजह से कई सारी बड़ी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बेतहाशा वैक्सीन बना रही हैं और उन्हें मार्केट में उतार रही हैं, जिस वजह से आज इन कंपनीज को हर साल तकरीबन $24 बिलियन का फ़ायदा होता है। अब आप कहोगे कि भाई कैंसर की बीमारी से ये लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में कैंसर का कोई इलाज है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं? तो देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कैंसर का कोई इलाज है, लेकिन मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके पास कैंसर का इलाज था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने क्योर को यानी अपने इलाज को कोर्ट में साबित भी किया था। जी हाँ, तो पहले आप जान लें डॉक्टर सेबी के बारे में। डॉक्टर सेबी एक हॉन्डुरन हर्बलिस्ट थे जिनका पूरा नाम अल्फ्रेडो डैरिंगटन बोमेन था। हालांकि 2016 में ही डॉक्टर सेबी की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत क्यों और कैसे हुई ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हुआ कुछ ऐसा कि डॉक्टर सेबी का मानना था कि दुनिया की किसी भी बीमारी को नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो सिर्फ ऐसा मानते ही नहीं थे बल्कि उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। डॉक्टर सेबी ने अपने करियर में HIV, एड्स, डायबिटीज़, कैंसर, स्ट्रोक, एसटीडीज, अर्थराइटिस के साथ साथ और भी कई बीमारियों का सक्सेसफुल इलाज किया था, वो भी बिना किसी केमिकल, बिना किसी मेडिसिनल ड्रग के। डॉक्टर सेबी ने इन सभी बीमारियों को नेचुरल हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के साथ क्योर किया था और ये बात बिल्कुल सच है। आगे मैं आपको इसका सबूत भी दूंगा। लेकिन डॉक्टर सेबी के लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर सेबी ने अपने 13वें एड्स पेशेंट का इलाज करके उसे क्योर किया, डॉक्टर सेबी की माँ डॉक्टर सेबी से कहती हैं कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे। मतलब वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इन एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूटती हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि डॉक्टर सेबी की वजह से उनके इस बीमारियों के बिजनेस को नुकसान पहुँच सकता था। लेकिन डॉक्टर सेबी को इस बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि उनके पास सारे सबूत, सारे गवाह मौजूद थे। और ठीक कुछ दिनों बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा डॉक्टर सेबी की माँ ने बताया था। डॉक्टर सेबी के ऑफिस में डिटेक्टिव्स की एक पूरी टीम पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आप एक झूठे हो, आप एक चोर हो और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि आपके पास हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है। और ये लोग ज़बरदस्ती डॉक्टर सेबी को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। फिर जब डॉक्टर सेबी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में बैठे जज का कहना होता है
कि आपको अपने 9 पेशेंट्स को गवाह बनाकर कोर्ट में लाना होगा, जिनका इलाज करके आपने उनको ठीक किया हो, वो भी सारे सबूत के साथ। डॉक्टर सेबी ने कोर्ट में 9 नहीं बल्कि 77 गवाह पेश किए, वो भी हर एक के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ। और आखिरकार डॉक्टर सेबी अपने आप को सच्चा साबित करके वो केस जीत जाते हैं। लेकिन अब आप ऐसा करें कि आप ये सारी बातें खुद डॉक्टर सेबी के मुंह से भी सुन लें। And I would advise my viewers who might be questioning your authenticity that you won that case. Now, so the charge was practicing medicine without a license and claiming that you had a remedy to cure AIDS, cancer, and diabetes. Well, it was 1987. 87, not 79, 87. The 10th of February. Okay. My mother knew they were coming. When I told my mama that I had cured my 13 AIDS patient, she said, they're gonna get you. They're gonna get you. So, when I'm in my office on February the 10th, here come the detectives. You are charged with practicing medicine without a license, selling product not approved by the FDA, and claiming to cure AIDS and other diseases. Mm-hmm. I said, yes. Okay, so they come knocking on the door and... So knocked on my door and took me to jail. And I knew that I had sufficient evidence to prove my position. Not only scientifically, empirically, historically, and whatever way they would desire. ये इंटरव्यू करीब 1 घंटे का है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। अगर आपको डिटेल के साथ जानना है कि आखिर कैसे डॉक्टर सेबी ने इन सभी बीमारियों का क्योर किया था, तो आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। लेकिन आप ये जान लें कि डॉक्टर सेबी की मौत आखिर हुई कैसे थी। असल में ये मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद डॉक्टर सेबी के कई सारे दुश्मन भी बन चुके थे। जिन एलिट्स ने इस पूरे फार्मास्यूटिकल कंपनी के जरिए अपना एक पूरा $1 बिलियन बिजनेस खड़ा कर रखा है, उसे डॉक्टर सेबी की वजह से नुकसान पहुंच सकता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि डॉक्टर सेबी को दोबारा एक और केस में फंसाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और जब उन्हें जेल हुई तब उस जेल में डॉक्टर सेबी को खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया और ये झूठ फैलाया गया कि उनकी मौत निमोनिया की वजह से हुई है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर सेबी अकेले ऐसे डॉक्टर नहीं जिनको इन एलिट्स ने मौत के घाट उतारा है। सिर्फ पिछले कुछ 1 साल में करीब 50 ऐसे डॉक्टर्स का मर्डर हुआ है जिन्होंने इन एलिट फंडेड फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन सभी डॉक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इन सभी डॉक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अब भी इस बात पर यकीन नहीं कि कैंसर के इलाज को हम सबसे छुपाया जा रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ और सबूत पेश करता हूँ। डॉक्टर ब्रजेंस्की ये एक पॉलिश बायोकेमिस्ट हैं जो कि 1970 में अमेरिका में सेटल हो गए थे, जहाँ उन्होंने 1976 में ब्रजेंस्की रिसर्च लैबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया था। और यहीं डॉक्टर ब्रजेंस्की ने एंटी नियोप्लास्टोन्स की खोज की थी। एंटी नियोप्लास्टोन्स क्या हैं? ये एक बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कि एक हेल्दी इंसान के शरीर में पाया जाता है, लेकिन एक कैंसर पेशेंट के शरीर में नहीं पाया जाता। अब हुआ ये कि जब डॉक्टर ब्रजेंस्की इन एंटी नियोप्लास्टोन्स की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब हम इन एंटी नियोप्लास्टोन्स की कुछ मात्रा एक हेल्दी इंसान के शरीर से निकालकर एक कैंसर पेशेंट के शरीर में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो ये एंटी नियोप्लास्टोन्स उस पेशेंट के शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है और वो इंसान दोबारा हेल्दी हो जाता है। लेकिन ठीक इसके बाद डॉक्टर ब्रजेंस्की के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा डॉक्टर सेबी के साथ हुआ था। ठीक डॉक्टर सेबी की ही तरह गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाए कि आप फ्रॉड हो, आप इलीगल तरीके से पेशेंट्स का इलाज कर रहे हो। और इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर ब्रजेंस्की का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस वजह से डॉक्टर ब्रजेंस्की को डॉक्टर सेबी की ही तरह कोर्ट में अपने कई सारे पेशेंट्स को गवाह बनाकर सामने लाना पड़ा, जिनमें से एक गवाह के स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम सर्जेंट रिकशेफ था, उनकी एक बेटी थी जिसकी मौत 4 साल की उम्र में ही ब्रेन कैंसर की वजह से हुई थी। इन्होंने 29 फरवरी 1976 को कोर्ट में एक बयान दिया था कि मेरी एक 4 साल की बेटी थी जिसे ब्रेन कैंसर हुआ था, उसका नाम था क्रिस्टन। मैं अपनी बेटी का इलाज शहर के एक जाने माने हॉस्पिटल में करवा रहा था, जहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अपनी बेटी को घर ले जाएं और मरने दें, या उसे यहीं छोड़ दें जहाँ हम उसे भारी मात्रा में केमिकल और रेडिएशन देकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर्जेंट रिकशेफ अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दिया। उन डॉक्टर्स ने उस बच्ची को इतना ज़्यादा केमिकल और रेडिएशन दिया कि उस बच्ची का स्कल 2nd डिग्री तक जल गया। सर्जेंट रिकशेफ ने बताया कि जब हम उसके डायपर्स बदलते थे तो हमें रबर ग्लव्स पहनने पड़ते थे, क्योंकि उन रेडिएशन की वजह से उस बच्ची का यूरिन इतना ज़्यादा जहरीला हो गया था कि हमारे हाथ जल जाते थे। 6 महीने बाद उन डॉक्टर्स ने हमें बताया कि सॉरी, अब आपकी बच्ची नहीं बच सकती, अब ये मर जाएगी।
लेकिन तब भी हमने हार नहीं मानी और हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बर्जिंस्की के पास एडमिट कराया। डॉक्टर बर्जिंस्की ने उसका इलाज एंटी नियोप्लास्टोन्स की मदद से किया और 18 महीनों में हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। कैंसर उसके शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही महीनों बाद उस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत कैंसर की वजह से नहीं हुई थी। उसके शरीर में कैंसर का कोई निशान भी नहीं था। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि डॉक्टर बर्जिंस्की से पहले जिन डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया था, उन्होंने उस बच्ची को इतना ज़्यादा केमिकल और रेडिएशन दिया कि उसका दिमाग 2 टुकड़े हो गया था। और आखिर में बहुत ही साफ शब्दों में सार्जेंट रिक्शेफ कहते हैं कि हमारे बीच गवर्नमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है जो कि पब्लिक को कैंसर के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो लोग आम जनता की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी इस बात से ये साफ हो गया कि कुछ लोग जानबूझकर कैंसर के इलाज को छुपा रहे हैं। मैंने सार्जेंट रिक्शेफ के इस बयान के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। What I'd like to talk to you about today is my now 7-year-old daughter. This is an identical twin. Her sister is now dead. Her sister, when she was 4 years old, Kristen, developed a highly malignant brain tumor that had spread throughout her spine and her brain. The doctors told us that we had really 2 options: take her home, let her die, or bring her in for massive dosages of chemo and radiation simultaneously. In either event, she was going to die. They were quite certain of that, and very quickly. Believing her only chance to be the standard route, we gave her the chemo and radiation. It burned her skull so bad she had 2nd-degree burns and her hair never came back. We were told, sorry, we've done everything we can. Now she's going to die, probably within a couple of months. My wife and I, choosing not to accept that, started reading. The first book I picked up, the 3rd chapter, discussed Dr. Brzezinski. I have no doubt the man is not a fraud. I have no doubt that he does what he does out of earnest belief that his medicine works. 18 months later, we took my daughter off the anti-neoplastin. She had not died. She had no signs of tumor. She remained free for 18 months of cancer. She died last July of neurological necrosis. Her brain fell apart from the radiation. The autopsy showed that she was completely cancer-free. She died because there's a government institution that disseminates false information and is not looking out for the welfare of the people. इसके बाद डॉक्टर बर्जिंस्की पर लगे आरोप गलत साबित हो गए और उन्होंने अपने मेडिकल लाइसेंस को रद्द होने से बचा लिया। पर इसके बाद भी FDA ने कई बार डॉक्टर बर्जिंस्की को रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो लोग हर बार नाकामयाब होते रहे। और एक बात कि डॉक्टर बर्जिंस्की के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। इसमें आपको बर्जिंस्की के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे उन्होंने इस थेरेपी की खोज की, कितने पेशेंट्स को ठीक किया, कितने तरह के आरोप उन पर लगाए गए, ये सब कुछ। इस डॉक्यूमेंट्री की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ। खैर, अब आगे मैं आपको फटाफट से ये बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से दूर रख सकते हो और मेनली किन किन चीज़ों की वजह से कैंसर जैसी बीमारी लोगों में बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आपको कैंसर से दूर रहना है तो आपको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज़्ज़ा, ब्रेड, पास्ता, नूडल, बर्गर, इन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, जिनकी वजह से कैंसर सेल्स को आपके शरीर में जगह मिल जाती है। आपको कोशिश करनी होगी कि आप ज़्यादातर हरी सब्जियाँ खाएँ, जैसे पालक, गोभी, खीरा, गाजर, इन चीज़ों को खाया करें, क्योंकि इस तरह के खाने में एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से आप कैंसर सेल्स को अपने शरीर में घुसने से रोक पाएंगे। एक और वजह इन चीज़ों से दूर रहने की ये है कि ये सारी चीज़ें हाईली प्रोसेस्ड होती हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें पैक की हुई मिलती होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पैक किए हुए खाने की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखने के लिए कंपनीज उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करती हैं, और ये प्रिजर्वेटिव्स असल में ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को कैंसर के लिए तैयार कर देते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैंसर की बीमारी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर पैक्ड फूड खाया करते हैं। और आखिर चीज़ कि आप लोग मोबाइल फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाएं। द इंटरफोन स्टडी ने यह पाया है कि लॉन्ग टाइम सेल फोन रेडिएशन की वजह से एक इंसान को ब्रेन कैंसर होने का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। आगे मैं आपसे मारुआना और कैनबिस के बारे में बात करना चाहता था, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ रही है। लेकिन हो सकता है कि मैं मारुआना के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। पिछली वीडियो पर आप लोगों ने सवाल किया था कि आपने आधार कार्ड वाली वीडियो रीअपलोड क्यों की। उसकी वजह यह थी कि उस वीडियो के ऊपर पता नहीं कहाँ से स्पैम व्यूज़ आ रहे थे, यानी फॉल्स व्यूज़ आ रहे थे, और यूट्यूब इस तरह के व्यूज़ को इनवैलिड बताता है। अगर मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करता तो इस चैनल की रैंकिंग ख़राब हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरन इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा।